दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी मॉडल। ये इंटरनेशनल बेस्ड मॉडल है। दो देशों के बीच में जिस तरह से आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ये उससे रिलेट करता है। और नाम से पता चल रहा है कि ग्रेविटी मॉडल है। ग्रेविटी का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें आपस में क्लोज आती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दैट इज़ ग्रेविटी। एंड दिस मॉडल इज़ इन साइंस। ये साइंस के फिजिक्स में एक ये मॉडल है जिसको सर आइजक न्यूटन ने दिया था। और ये इस मॉडल को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, तो आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, मैं आगे कराने वाला हूँ। दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे, रिलेट करके आप देखेंगे कि दोनों के दोनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप हो जाएंगे एक ही में। चलिए, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हमारा जो है वो हो पाता है, वो हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, पहले सुनिएगा वीडियो को, फिर एक बार अगर समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना सकते हैं, या आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। वो आप अपने ऊपर देख सकते हैं कि आपको कैसे कन्वीनियंट रहेगा। तो आगे हमारा जो है वो है, पहला हम बात करते हैं इसके ऊपर, जो फैक्टर है वो क्या है। पहला फैक्टर कहता है कि नेशन ट्रेड्स विद लार्जर नेशंस। कि भाई जो बड़ी जो हमारी जो भी कोई नेशंस हो, नेशन का मतलब यहाँ पे कंट्री से है कि अगर कोई कंट्री है और वो कंट्री क्या करती है कि ट्रेड करना चाहती है, तो वो हमेशा बड़ी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, ना कि छोटी के साथ। तो इसमें यहाँ पे देन का मतलब है मतलब कि कंपेयर कर रहा है वो, कि वो बड़ी कंपनी, बड़ी जो कंट्री है उसके साथ करेगी ट्रेड, ना कि किसी छोटी कंट्री के साथ। अब यहाँ पे छोटी कंट्री से मतलब ये नहीं है कि उसकी वहाँ की जो एरिया जो है वो छोटा है, या हम कहें कि वहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जापान है, तो जापान की जैसे पॉपुलेशन है वो कम है, एरिया भी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ट्रेड होता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है वो लार्जर नेशंस की बात कर रहा है, जीडीपी। कि अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है तो कोई दूसरा देश उसके साथ क्या करना चाहेगा, ट्रेड करना चाहेगा, ना कि छोटे वाली जीडीपी के साथ जिसकी जीडीपी कम है। ठीक है। तो जैसे हमारी जीडीपी है, तो हमारी जीडीपी काफ़ी है, बहुत है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। जीडीपी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है हमारी। तो यानी कि दूसरे देश हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ जो है आर्म्स आर्म्स यानी कि हथियारों का लेन देन चल रहा है। हम मेडिसिन भेज रहे हैं दूसरे देशों में, वहाँ से कुछ हमारे यहाँ से जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है। तो एक्सपोर्ट होने का मतलब ये है कि हमारे देश से दूसरे देश में सामान भेजना, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और हमारे देश में अगर सामान लेके आ रहे हैं तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। तो ये है एक्सपोर्ट और दूसरा है इम्पोर्ट। तो अब ये चीज़ें एक हमारे देश से दूसरे देशों में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? क्योंकि हमारी जो जीडीपी है काफ़ी ऊपर है, तो टॉप 5 में आती है हमारी जीडीपी जो है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। दूसरा ये है कि अ, अब किसी दूसरा देश से मान लो कोई जिसकी जीडीपी कम है, तो उसके साथ ट्रेड नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो क्या है, बिल्कुल कम है, बहुत कम है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। दूसरा वहाँ पे और अदर फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ट्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ज्योग्राफिकली क्लोजर। ज्योग्राफिकली क्लोजर का मतलब होता है कि जब दो देश आपस में नज़दीक होते हैं तो उनके बीच में जो है वो ट्रेड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो ज़्यादा दूर होते हैं। मोर डिस्टेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा दूर है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास ये कंट्री है, कंट्री का नाम है ए, और एक कंट्री हमारे पास ये है जिसका नाम है बी। लेकिन इन दो कंट्री के बीच में ये कंट्री, ये 3 या 4 कंट्रीज और आ जाती हैं। तो इन 3 और 4 कंट्रीज के बीच में आने से यहाँ पे क्या हो गया, इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। अब डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो समझ जाओ कि क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की लागत है वो बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए अगर पैसा पे करना पड़ेगा तो जो गुड्स हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। हाइक मतलब बढ़ जाएंगे। तो इस प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि जो कंट्री हमारी ए है, जो हमारी कंट्री ए है, वो चाहेगी कि अगर बी में ही वो सामान उसको मिल जाए जो वो बी से ले रही थी, यहाँ पे साइड वाली में ही जो है वो मिल जाए इसी में, तो वो क्या करेगी, बी से कैंसिल कर देगी, अपना ट्रेड जो है वो इसी से लेना पसंद करेगी। या इस पे नहीं मिल रहा है तो इस सेकंड वाली से ले लेगी।
तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या रहेंगे, लो रहेंगे। थर्ड नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट कि भाई अगर किसी भी इकोनॉमी का जो ओपन सिस्टम है, ओपन इकोनॉमी है, मतलब कि कोई भी आ सकता है, बाहर से ट्रेड कर सकता है, अंदर वाले बाहर जाके दूसरे देश में ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे देश है, जैसे हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहर किसी देश में जा सकते हैं, आराम से जाके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं, तो इट इज़ ओपन इकोनॉमी। तो अगर किसी देश में ओपन इकोनॉमी होती है तो वहाँ पे जो है ट्रेड करना कोई भी देश ज़्यादा प्रेफर करता है कि भाई वहीं पे ट्रेड करेंगे एज कम्पेयर टू क्लोज इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे ट्रेड करना लोग पसंद नहीं करेंगे, या कोई भी देश जो है ट्रेड करना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इसमें कि अगर आपका या किसी देश का वहाँ पे सिमिलर लैंग्वेज और बैकग्राउंड है तो वहाँ पे ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड। लैंग्वेजेस से हमारा मतलब है कि अगर वहाँ के लोगों को हमारी जो है वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस तरह से हमें ज़रूरत है चीज़ों की, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं ज़्यादा ट्रेड होती हैं, वहाँ पे ट्रेड जो है आपका बढ़ जाता है, वैल्यू ट्रेड की बढ़ जाती है। बैकग्राउंड से मतलब है कि वहाँ जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारा देश है, इंडिया है, और इंडिया के साथ लगता है हमारा जैसे नेपाल है, तो नेपाल के साथ क्या है, नेपाल के साथ हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, बट अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा ख़राब चल रहे हैं, तो कोई नहीं, हो जाएंगे, फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे वो। तो इंडिया और नेपाल के लोगों को पता है कि आपस में एक दूसरे की क्या नीड्स हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत नेपाल से हम ले लेते हैं, बाकी नेपाल हमसे ज़्यादा सामान लेता है वहाँ से। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें पता है कि उन लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वही चीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी के बेस पे हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं। बट अभी नेपाल जो है वो चाइना की तरफ थोड़ा सा हो गया है, और वहाँ से थोड़ा ट्रेड बढ़ गया है, जो कि एक चिंता का विषय है, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव फैक्टर अगर पड़ते हैं तो अगर इससे फिर क्या होगा, इंडिया को ही थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होनी हो जाएंगी बाद में। वैसे देखो, नेपाल को तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि एक बार लोन दे दो और बाद में उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लो, उसके जोग्राफिकल एरिया को, इस तरह से। बट अभी उनको समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझ में आएगा जब काफ़ी देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारा है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको ग्रेविटी मॉडल इन साइंस, जो फिजिक्स में मैंने बताया था अभी कि न्यूटन ने जो नियम दिया था, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूटन है उन्होंने बोला था कि जो कोई भी फोर्स है, यानी कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि दो प्लेनेट हैं, मान लेते हैं प्लेनेट 1 एंड प्लेनेट 2 हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है, आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है, जो बल उनके बीच में लग रहा है, वो किस वजह पे, किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन्होंने ले लिया था कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और उन दोनों का मास, मास यानी कि उन दोनों के अंदर का जो है वॉल्यूम है, वेट है, इस तरह से कि उनके भी वो कितने बड़े हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, कितना उनका मास है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो दोनों की डिस्टेंस का स्केयर करके। ये उन्होंने क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था फोर्स का। तो यहाँ पे क्या है कि जितना ये दोनों जो प्लैनेट है जितना क्लोज होंगे, उतना ही क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल जो है वो हाई रहेगा, वो बढ़ेगा, और मास भी इनमें डिपेंड करता है कि उनका मास कितना है। ठीक है, मास के बेस पे क्या चलता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चलता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि कोई चीज़ हम आसमान से गिराते हैं, अगर मान लेते हैं लोहे की कोई चीज़ है और वो 1 kg की कोई चीज़ है, हमने उसको गिराया तो पूरी बहुत स्पीड से नीचे गिरेगी, लेकिन फिर कहेंगे कि हम बलून को गिराते हैं, ऊपर से आसमान में जाओ और प्लेन हेलीकॉप्टर से कहीं से एक बलून को नीचे डालो, उसको नीचे फेंक दो, तो बलून क्या है, बलून बहुत स्लो 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 नीचे जाएगा, स्लो नीचे जाएगा। तो वो क्या है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है कि चीज़ों का मास कितना है, उनका वेट कितना है, इस पे ग्रेविटी का जो है इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के बेस पे हमारा है जो ये मॉडल है ग्रेविटी। अब इसमें क्या होगा, अब हम देखो फोर्स की बात तो हम कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेड की, तो एफ की जगह पे आ जाएगा ट्रेड,
और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट, एक वैल्यू कांस्टेंट रख के चलनी है, वो फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह पे कर दो सी कांस्टेंट है। और यहाँ पे M1 M2 मास था ना, इन मास को हटा के यहाँ पे कर दो जीडीपी कंट्री 1 की Y1 और जीडीपी कंट्री 2 की। ठीक है, तो ये हो गया Y2। और यहाँ पे दोनों की जो डिस्टेंस है उसको एक बार में लिखना है, डबल नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका ये बन गया आपका T इक्वल टू C डॉट Y1 Y2 डिवाइड बाय D। तो यही है आपका ग्रेविटी जो अपना मॉडल है, इसका एक्सप्रेशन। तो ये फॉर्मूला बनता है। अब आगे दिखाता हूं ये चीजें सारी। अब यहां पे देखिए, यही है। अब इसमें क्या है कि जो चीजें हैं, बाकी की चीजों को फिक्स रखना है आपको दो चीजों का जो है वो जिक्र करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है। पहला है Y1 Y2 और D, या दोनों देशों की जीडीपी और साथ में उनके बीच की डिस्टेंस, हमें इन चीज़ों को लेकर चलना है। सी तो हमारा फिक्स है ही, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें अब देखो, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट कर लो भाई, उनमें चेंज नहीं करना है। दो कंट्री हैं, कंट्री 1 कंट्री 2, उनके बीच में आपस में ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेड हो रहा है, तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ट्रेड इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सी की वैल्यू फिक्स है, वो कांस्टेंट है। उसके साथ Y1 Y2 एंड D। ठीक है, इजीली हो गया होगा आपको, उसी पहले वाले से समझ में आ गया होगा कि क्या हमें करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि उनके बीच में ना बायलेटरल है, बायलेटरल ट्रेड चल रहा है, यानी कि एक कंट्री यहाँ पे सामान भेज रही है, दूसरी कंट्री वापस यहाँ पे भेज रही है। बाई दो तरफा चल रहा है यहाँ पे ट्रेड। तो और ये प्रोपोर्शनली चलता है, प्रोपोर्शन में चलता है, रेशियो होती है कुछ कि 10 हम भेजेंगे, 20 तुम भेज दो, या 20 हम भेजेंगे, 40 तुम भेज दो। इस तरह से यहाँ से 10, इस कंट्री से 10 गए, उधर से क्या किया उन्होंने 20 भेज दिए। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन में चलता है। या समझ लें कि 1 करोड़ डॉलर का यहाँ से ट्रेड होता है, तो 2 करोड़ का वहाँ से होता है, दूसरी कंट्री से। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये प्रोपोर्शन की बात चल रही है हमारी। ठीक है, पूरा एक प्रोपोर्शनल होता है। ये जो चीज़ें हैं, अब देखो, अब सामने इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सेम चीज़ें हैं, मैंने ये बता दी हैं आपको सब कुछ। इसमें बायलेटरल है, प्रोपोर्शनेट है, लेस पॉजिटिवली है। हाँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें निकल के आती हैं। लेस पॉजिटिवली का मतलब क्या होता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेस पॉजिटिवली का मतलब होता है कि कम पॉजिटिव वे में जब हमारा ट्रेड होता है, उसको बोलते हैं। यानी कि एक तरह से कह लो कि पॉजिटिव तो होता है, बट वो क्या होता है कि कम होता है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ऐसा हम नेगेटिव नहीं कह सकते। अब किसी देश के साथ हमारा जो है कि ट्रेड हो ही नहीं रहा, तो हमारा नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है? नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं रहा ना, कोई उससे कोई लॉस तो हो ही नहीं रहा। नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे भाई, जीरो तो है ना हमारा। लेकिन पॉजिटिव हो जाता है कई बार कि हमें बेनिफिट कम होता है, ये हो सकता है। या तो फुल बेनिफिट होगा, ज़्यादा होगा, या कम होगा। ये चीज़ें हैं, ये आप फोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना सेम टू सेम, ये नोट्स में काम आ जाएगा आपके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है ना, अभी मैंने बताया कि या तो मोर पॉजिटिवली होगा या लेस या लिस्ट पॉजिटिव होगा। उसके दो रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर दोनों देशों के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस अगर कम है, तो क्या होगा, सॉरी, ये अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका जोग्राफिकल जो एरिया है वो पास पास होगा, तो उनके बीच में आसानी से क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। तो क्या होगा कि कोस्ट जो है, कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो ट्रेड अच्छे से होगा। दूसरा है कि लिस्ट पॉजिटिवली, कि कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। एक देश यहाँ पे है और एक देश यहाँ पे, अभी मैं बता चुका हूँ कि अगर दोनों दूर है ज़्यादा, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, ट्रेड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब ट्रेड के बारे में इससे पहले मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला T इक्वल टू C Y1 Y2 डिवाइड बाई 2। देखिए, वीडियो को देख रहे हैं ना, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करो, क्योंकि ये चीज़ें ना बाद में काम आएंगी। और हो सकता है कि फिर नेट में या कहीं और किसी जगह पे यूज़ हो जाए इसका, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखिए, मैंने बोला था कि अगर दोनों के बीच में ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि हमारे जो फॉर्मूला बना था वो बना था T इक्वल टू C Y1 Y2 एंड D। तो अब ना इन दोनों टर्मों को बताता हूँ मैं सोल्व करके, इसको भी और इसको भी, कि
डिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। देखो मान लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, कोई भी सी की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, वैल्यू ऑफ सी 5 है, और y1 की जीडीपी 10 है, और जो y2 की जो जीडीपी है वो 20 है, और डिस्टेंस हमारी मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है कि कम डिस्टेंस है। हम कम डिस्टेंस की बात लेके चलेंगे, पहला पॉइंट ये है हमारा। तो कम डिस्टेंस मान लेते हैं 2 किलोमीटर है हमारे बीच में डिस्टेंस, दो देश हैं, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है 2 किलोमीटर नहीं होता, जस्ट मान के चलो कि दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 500। तो 500 मान लेते हैं, 500 रुपीज़ का ट्रेड हो गया दोनों के बीच में। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ गई ज़्यादा, तो डिस्टेंस बढ़ गई ज़्यादा तो अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व कराता हूँ। अभी सेम फॉर्मूला रखेंगे, उसमें बस वैल्यू पुट करेंगे। ट्रेड हमारा हो रहा है, तो 500 रुपये का ट्रेड हो रहा था यहाँ पे। आगे देखिए इसमें 5 जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट है सी, y1 की वैल्यू सेम रखो 10, और y2 की वैल्यू रखो 20। अब डिस्टेंस को बढ़ा दो। डिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब है कि अब जहाँ पे ये 2 किलोमीटर था इसको कर दो 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कर दिया हमने, 100 से 100 को काट दिया, सॉरी 10 से 10 को काट दिया, तो 20 इंटू 5 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 100 रुपीज़ का ही ट्रेड हो रहा है। तो यही है ग्रेविटी मॉडल। इसी से पता चलता है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ट्रेड अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है ये काम आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो जब डिस्टेंस कम है तो ट्रेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है, तो ट्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, यही उसमें होता है ग्रेविटेशनल जो लॉ होता है। जितने ज़्यादा दोनों ऑब्जेक्ट दूर रहेंगे उतने बीच में उनके अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, ग्रेविटेशन कम रहेगा। 1993 में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक कॉरपोरेशन बनता है, जिसका नाम है सार्क, और इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 1993 में बनता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। ठीक है, तो ये अपने साथ एक एग्रीमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें टोटल 8 मेंबर होते हैं, और 8 मेंबर्स में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ये एक एग्रीमेंट लेके आते हैं जिसका नाम है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। बाद में सार्क क्या करता है कि वो सोचते हैं, इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं, कि भाई इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो इस एग्रीमेंट में चेंज होना चाहिए। तो चेंज आता है 2004 में। तो 2004 में सारे के सारे 8 कंट्रीज जिसके ऊपर साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद अब 2006 में इसको लागू करना था, तो इसको लागू किया, और लागू करते ही इसका नाम जो निकला वो था साफ्टा। तो ये था साफ्टा। इसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसको बोलते हैं। साउथ एशिया में फ्री ट्रेड करना है, उस पूरे एरिया को फ्री ट्रेड कर दिया गया। अब इसकी जो कंट्रीज हैं वो आप आगे देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका आप पिक ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी निकल के आती हैं। तो साफ्टा क्या है, साफ्टा में हमने क्या किया, मेन पर्पज क्या था साफ्टा को लेके आने का। साफ्टा को लेकर आने का मेन पर्पज ये था कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्री का हमारा मतलब है कि जो थोड़ा बहुत, ना तो वो बिल्कुल लिस्ट है, ना बिल्कुल ही टॉप पे है। तो 3 तरह की हमारी इकोनॉमीज होती हैं। तो पहली है जैसे डेवलप्ड, जो सबसे ऊपर होती हैं। तो दूसरी होती है डेवलपिंग, और तीसरी होती है लीस्ट डेवलपिंग। तो 3 होती हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका डेवलपिंग में आता है। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज को टोटल 8 में से 3 हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी सार्क मेंबर में। तो इन तीनों को बोला गया कि आप अपनी ड्यूटीज को कम कर दो 20% तक। क्यों कर दो, अब इसका भी रीजन है कि भाई अगर ये अपनी ड्यूटीज को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे देशों से आने वाले सामान के प्राइसेस कम हो जाएंगे इन तीनों देशों में। तो इससे क्या होगा कि जो ये लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें से मंगाना है सामान, कहीं और से नहीं मंगाने की बात नहीं हो रही है। एग्रीमेंट तो इन्हीं के बीच हुआ ना, 8 के बीच में। तो इनमें से, इन कंट्रीज में से कोई भी सामान अगर इन 3 देशों में जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में, तो उनके जो ड्यूटीज लगेंगी, उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा, उसको 20% कम करना है। कम करने से क्या होगा कि इनके चीजों के रेट कम हो जाएंगे, और उनको बाजार में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में बेचा जा सकता है, और इनकी डेवलप LDC कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सकता है। और ये कब तक बोला गया, ये बोला फर्स्ट फेज ऑफ द 2 years पीरियड एंडिंग इन द 2007, यानी कि 2006 में हमारा साफ्टा आया,
इन्होंने कहा कि दिसंबर 2007 तक आप अपने इस एग्रीमेंट को फॉलो करिए कि 20% तक रिड्यूस करिए। नेक्स्ट पॉइंट इजी पॉइंट है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। इसमें यह है कि इसको 2004 में साइन किया गया, 2006 में इसको लागू कर दिया गया। और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अब क्या किया गया, स्पेशल उनको एक बेनिफिट दिया गया कि उनको 3 साल तक के लिए क्या कर दिया गया, उनके टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि 2 साल तो था ही था, उसके साथ में 3 साल और एडिशनल उसमें ऐड कर दो, यानी कि टोटल 5 साल के लिए उनको ये छूट दे दी गई। अब इसमें 2 पॉइंट निकल के आए, हमने देखा एक तो इसमें ड्यूटीज होता है, ड्यूटीज हमने बात की, और एक हमारा था टैरिफ। तो ये टैरिफ है, ये टैरिफ की बात की और ड्यूटीज की। तो चलिए अब ड्यूटीज एंड टैरिफ को समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूटी की। ड्यूटी क्या होता है? तो ड्यूटी क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो इंपोज कर देती है टैक्स को, वो टैक्स लगा देती है किन चीजों पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि कंट्री के अंदर हैं, जो कि कंट्री के अंदर बनी है या बाहर से आके बेची जा रही हैं, तो इनको बोलते हैं ड्यूटीज। दूसरा, अब देखो आप, एक बार में समझ में नहीं आएगा, अभी देखना, अभी समझ में आएगा। दूसरा है टैरिफ। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ वो टैक्स है जो बाहर से मंगाई चीजों पे, जो बाहर से मंगाई गई चीजों पे लगाया जाता है, ताकि, अब इसका रीजन क्या है, ताकि जो हमारे देश के अंदर की जो कंपनीज हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको सेव करना है, उनको बचाना है, कंपटीशन को कम करना है। तो दोनों का डिफरेंस यही है कि ड्यूटीज लगाई जाती है देश के अंदर वाली चीजों पे, सिर्फ क्या करने के लिए, पैसा इनकम को करने के लिए, अपना रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, ताकि सामान को थोड़ा सा ठीक तरह से किया जा सके, सरकार का भी बेनिफिट हो और प्रोड्यूसर का भी बेनिफिट हो। इसमें चीजें बाहर से आ सकती हैं, नो प्रॉब्लम, बट इससे देश के प्रोड्यूसरों को खतरा नहीं है। लेकिन टैरिफ वाले मैटर में बाहर से आने वाली चीजों से देश की जो है घरेलू जो चीजें हैं उनके ऊपर खतरा हो जाता है कि अगर ये चीजें देश में आ गई बाहर से, तो देश की जो खुद की जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बर्बाद हो जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है सरकार के द्वारा। ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है, ठीक है।